जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हमारा बच्चों रिवीजन में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेजर एरिया होगा। फिर एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से मिक्स कर एक आधा क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड ओवरहेड्स को। समझो हमने जो फैक्ट्री ओवरहेड्स सीखा हुआ है उसके अंदर हम एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मालूम करते हैं और उसका फार्मूला है हमारा बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय। यहाँ पर हम नॉर्मली सिर्फ बजटेड एक्टिविटी लिख लेते हैं या बजटेड क्वांटिटी लिख देते हैं। यहाँ पर जेन्युइनली हमें लिखना चाहिए बजटेड टोटल क्वांटिटी या लेबर आर व्हाटसोएवर इट इज of all products of the whole period, you can say whole year या पीरियड। और हमें यही गिवन भी यही होता है, हमें मसला नहीं होता। अगली चीज ये हो गया प्लांट वाइड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। फिर दूसरी सिचुएशन आती है हमारे साथ फैक्ट्री ओवरहेड में। हम क्या करते हैं, हमें कुछ डिपार्टमेंट्स दिए होते हैं ए बी सी डी। हम इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के खर्चों को क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट करके लेकर आते हैं, एलोकेट करते हैं और वो सारा का सारा काम करते हैं। उसके अंदर हम एक काम करते हैं, हम मसलन रेंट है तो रेंट को एक बेस यूज कर बांट देते हैं। रेंट के लिए हम फ्लोर एरिया ले लेते हैं, एक बेस यानी कि यूज करते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, वेदर इन डिपार्टमेंट्स और इन प्रोडक्ट्स। अगर हमें प्रोडक्ट्स का डायरेक्टली दे दे तो हम प्रोडक्ट्स का कर सकते हैं, अगर हमें डिपार्टमेंट का दे दे तो हम डिपार्टमेंट में लेके खर्चे जाते हैं। इस तरीके से फ्लोर हो गया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है तो ये भी फ्लोर एरिया पर जा सकती है, आपकी पावर है तो नॉर्मली ये किस पर जाती है, किलोवाट आवर्स पर जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बांट लेते हैं। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को सिखाई थी कि सबसे आसान तरीका कार क्या है इसमें आप रेशोज लिख लें कि ये फ्लोर एरिया अगर दिया हुआ है ए बी सी डी के लिए कि 1000, 2000, 3000, 4000 अगर दिया हुआ है तो हम इसकी क्या करें, रेशो बना लें, कुछ कॉमन सिफर क्या कर दें, काट दें। 1:2, 3:3, 4 इज इक्वल टू 4 3 7, 7 और 3 10 करके हम इस तरीके से क्या कर लें, बाद में बाइफरकेट कर दें अपने किस चीज को, जो टोटल खर्चा है, जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स है। और फिर वो टोटल आएगा और फिर उससे एक रेट बन जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड का, डिपार्टमेंटल रेट। यही तरीका कार होगा अगर हमें प्रोडक्ट्स के अंदर डायरेक्टली असाइन करने को कह देता है तो। मसलन मुझे कहता है कि यार मैं बनाता हूँ एसी बनाता हूँ, मैं टीवी सेट्स बनाता हूँ और मैं से मोबाइल बनाता हूँ और मैंने खर्चे बस बांटने हैं, FOH डायरेक्टली प्रोडक्ट में लेकर जाने हैं, तो प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा। आपने तो फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चों को जस्ट क्या करना है, बांटना है।
असल चीज ये सारा बताने का मकसद ये है कि हम कोई ना कोई बेस यूज करते हुए हम क्या करते हैं, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को बांटते हैं अपने या डिपार्टमेंट्स में या फिर प्रोडक्ट में। अब इस पे आते हैं हम किस में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कुछ भी नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज जस्ट लाइक एफओएच, और जस्ट लाइक उसकी यही अपोर्शनमेंट है एंड नथिंग एल्स। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर होगा क्या, होगा ये कि इधर हम डिपार्टमेंट्स का रेट निकालते थे कि डिपार्टमेंट ए बी सी डी ने ऐसे ऐसे काम किया, इसके खर्चे इतने इतने बना दो, एफओएच को डिपार्टमेंट्स में बांट दो। यहां पर क्या है, यहां पर हमने खर्चे बांटने हैं सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज की बेस पर। अब ये एक्टिविटीज कौन सी हो सकती हैं, मसलन एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहां पे मशीनिंग डिपार्टमेंट है। मशीनिंग में दो तीन किस्म की एक्टिविटीज हो सकती हैं। एक, मशीन सुबह सुबह आके क्या करेंगे, स्टार्टअप करेंगे। हम क्या कर रहे होंगे, हम स्टार्टअप करेंगे, चलाएंगे। तो फिर मशीन ने एक काम किया, स्टार्टअप। अब जब ये स्टार्टअप हुआ तो इसने आधा घंटा लेना है। जैसे गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं सर्दियों में तो उसे 5 मिनट का क्या देते हैं, रेस्ट देते हैं। बाइक को स्टार्ट करते हैं तो उसे कहते हैं ज़रा थोड़ा सा क्या हो जाए, वार्म अप हो जाए। इसी तरह से मशीनरीज, जितनी बड़ी मशीनरी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, वो स्टार्टअप पर भी टाइम ज़्यादा लेगी। इसी वजह से क्या किया जाता है, आपको जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, वो पता चलेगा वो बंद ही नहीं करते, शिफ्ट्स चलती रहती हैं, 24 घंटे वो चलती रहती हैं, क्योंकि एक स्टार्टअप की कॉस्ट ही अच्छी खासी होती है उनकी। अच्छा, मशीनिंग डिपार्टमेंट में स्टार्टअप हो रहा होगा। अब स्टार्टअप से रिलेटेड कोई इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो हम क्या करेंगे, हम एस्टिमेटेड बेसिस पर देख लेंगे कि यार स्टार्टअप से रिलेटेड कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही होगी, इसी से रिलेटेड और खर्चे होंगे, तो हम उन खर्चों को एस्टिमेटेड बेसिस पर कर लेंगे कि यार स्टार्टअप से रिलेटेड मेरे खर्चे इतने बनते हैं। फिर ये रन कर रहे होंगे, रनिंग होगी इसकी, चलेंगी। तो ये दो छोटी सी मिसालें मैंने मशीनिंग की दे दी आपको। अब खर्चे, अब यहां पर हमें बेस ढूंढनी होगी। क्या करनी होगी, बेस ढूंढनी होगी। अब एक्टिविटी बेस्ड हमें बेस ढूंढनी है। स्टार्टअप में हमारी बेस बन जाएगी हमने कितनी दफा स्टार्टअप किया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हमारे एक बेस बन जाएगी। और एक चीज बस याद रखनी है, टोटल नंबर लेना है ऑफ होल पीरियड ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ये बेस बनानी है आप, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने यहां पर लिखा है। अब बढ़ते हैं हम जरा सी डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन सी बेसिस हैं और कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं हमारे। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास जैसे खर्चे होते थे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, जिनको हम किसी बेसिस के ऊपर क्या करते थे, बांटा करते थे। अब वो खर्चे इस तरीके से नहीं होंगे, अब वो खर्चे इनकी बेसिस के ऊपर आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा। ये चेंज आएगी। अब इसको बोलेंगे हम कॉस्ट पूल। क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट पूल बोलेंगे। और फिर इसके सामने जो बेसिस होगी उसे हम बस बोलेंगे कॉस्ट ड्राइवर। बस ये फर्क आना है। आपके माइंड में ये लफ्ज नहीं भी रहते तो भी खैर है, अनलेस एंड अनटिल के कोई थ्योरेटिकली चीज आ जाए। हमें एमसीक्यू तो आने कोई नहीं,
कि वो ये वाले नाम पूछ रहा होगा भाई, ठीक है, वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्वेश्चन कर लेंगे इसी नॉलेज, पुराने नॉलेज की बेसिस पर। सिर्फ अपने आप को क्या करना है, शिफ्ट करना है कि खर्चे इस तरीके से नहीं बयान किए हुए, किस तरीके से बयान किए हुए हैं, इस तरीके से बयान किए। अब नाम क्या क्या हैं, ज्यादातर नाम जो यूज होते हैं वो ये हैं। मशीन सेटअप कॉस्ट किस बेसिस पर जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बैचेस और टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स। जितने बैचेस बन रहे हैं हर दफा एक हिसाब से बैच बंद मुकम्मल होता है तो मशीन बंद कर दी जाती है, दोबारा से चलाई जाती है, या टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स दिए होंगे आपको। देयर आर चांसेस कि आपको ये चीज पर यूनिट दी हो, अगर पर यूनिट हो तो कन्वर्ट करेंगे इसे टोटल के अंदर, बस ये काम करना है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, अब मटेरियल को हैंडल करना है। ये मटेरियल हैंडलिंग क्या चीज होती है, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आता है और एक डिपार्टमेंट में रखा जाता है, एक स्टोर में रखा जाता है, वहां पे एक बंदा काम कर रहा है, वो उसको प्रॉपरली एक जगह पे रखता है, फिर जब प्रोडक्शन होनी हो वो इशू करता है। ठीक है, मटेरियल की हैंडलिंग। ठीक, कैसे होगी, क्या बेस बनेगी, जब उसकी जरूरत पड़नी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तब हमने इसको क्या करना है, इशू करना है। तो हमें लॉजिक आनी चाहिए। मैंने उसमें भी कहा था कि आपको बेसिस में क्या करना चाहिए, लॉजिक सोचनी चाहिए, ना कि क्रैमिंग करनी है। यहां पर भी लॉजिक सोचें, मटेरियल हैंडलिंग में क्या काम करना पड़ता है। प्रोडक्शन के अंदर चीजें भेजेंगे आप, जब प्रोडक्शन के अंदर चीजें भेजनी है तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, कितनी दफा प्रोडक्शन रन हुई है, ये ज्यादा बेस्ट बेसिस बन जाएगी, ये उसका बेस्ट ड्राइवर ये हो जाएगा। हाँ, अगर ये नहीं मिल रहा तो फिर कोई और चीज होगी जो रिलेट कर जाएगी। फिर चीजें बन जाती हैं, बनने के बाद क्या होना होता है, डिस्पैच होनी होती है। अब डिस्पैच हो गया तो हमारे पास बहुत सारे सेल ऑर्डर्स आ रहे होंगे, कस्टमर ऑर्डर्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिस्पैच्ड जितने हमने भेजे हैं वो चीज हमारी बेस बन जाएगी। इसी तरह से ऑर्डरिंग कॉस्ट, कस्टमर से ऑर्डर्स आ रहे हैं तो हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कहीं ना कहीं पे पड़ी हुई है। कहां पे पड़ी है, ईओक्यू में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक खर्चा है। ठीक, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, किस बेसिस पे करेंगे, कस्टमर के ऑर्डर्स की बेसिस पर कर लेंगे। मशीन का ऑपरेशन है, रन की जा रही है, अब ये रन कर रहे हैं तो फिर इसमें सबसे बेस्ट क्या चीज आ जाएगी, इसमें मशीन के आर्स आ जाएंगे। ये मशीन आर्स एफओएच में भी इस्तेमाल होंगे, ये मशीन आर इधर भी इस्तेमाल होंगे, क्योंकि बेस्ट बेसिस बनती है इसकी। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग कॉस्ट, अब प्रोडक्शन का शेड्यूल करना है कि कौन सी प्रोडक्शन पहले की जाए, कौन सी बाद में की जाए, प्रोडक्ट ए का ऑर्डर पहले किया जाए या प्रोडक्ट बी का ऑर्डर पहले किया जाए। तो उस हिसाब से हम सोचेंगे तो फिर हमारे पास प्रोडक्शन रन ही ज़्यादा बेहतर इसकी बन जाती है कि प्रोडक्शन शेड्यूल किया हुआ है तो कौन कौन सी प्रोडक्शन पहले होनी, कौन सी प्रोडक्शन बाद में हो रही है, तो प्रोडक्शन रन ही बेस्ट इसका पॉसिबल बन जाता है। ये चंद चीज़ें आपको थोड़े से ज़हन में होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं और आराम से कर लेंगे इंशाल्लाह। ये नोट कर लें आप लोग और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ, थोड़ी सी खांसी और ज़ुकाम, गला ख़राब ये चल रहा है। घर में बैठे हुए बच्चे जिन्होंने कानों में लगाया होगा, कोई हैंड्स फ्री लगा के सुन रहे होंगे, उनको एकदम से खांसी आई होगी।
आवाज़ आई होगी ना, तो फिर तकलीफ हुई होगी उनको डेफिनेटली कि सर खंग रहे ने। अच्छा जी, चलें बच्चों जी, एक क्वेश्चन है, ये करते हैं। एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है दो प्रोडक्ट्स अल्फा और बीटा, यूजिंग सेम इक्विपमेंट, सिमिलर प्रोसेसेस। An extract of the production data for these products in one period is shown below. प्रोडक्शन अल्फा की है मैंने 5000, बीटा की है 7000। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट 1 और 2, मशीन आवर्स 3 और 1, सेटअप्स इन द पीरियड 10 और 40, ऑर्डर हैंडल्ड इन द पीरियड 15 और 60। फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड वाज 285,000। Calculate per unit overhead absorbed using labor hours and total overheads absorbed by each product. Can you work out for this? Just 5 मिनट लगाएं, फिर मैं करवाऊंगा। कैमरा रोक दें जी, ताकि घर में बैठे हुए बच्चों को टाइम नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। चलें जी, ले बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट पर यूनिट ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड यूजिंग लेबर आवर, और अब अल्फा और बीटा में बांटना है आप यूजिंग लेबर आवर। इसका मतलब है कि आपको एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर मालूम करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आपके बजटेड एफओएच और लेबर आवर्स, यही वाला बात हो जाएगी। मेरे पास ओवरहेड तो 285 मौजूद हैं, लेबर आवर कितने हैं? 19,000 है। मेरे पास पर यूनिट आवर्स मौजूद हैं 5000 और 1000, 1 घंटा लगता है, तो 5000 इतने इधर हो जाएंगे, 7000 ज़रब दो 14000 इधर हो जाएंगे। तो मेरी प्रोडक्ट्स हैं अल्फा बीटा। मैं एज इट इज़ अगर 5000 यूनिट्स लिख दूं, 7000 यूनिट्स यहाँ पर लिख दूं जो मेरी प्रोडक्शन है, और मैं लेबर आर पर यूनिट भी लिख दूं 1 और 2, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ए इंटू बी करते हैं, तो हमारे पास 5000 लेबर आर आ जाएंगे और 14000 लेबर आर आ जाएंगे। टोटल हो जाएंगे मेरे पास 19000 लेबर आर। ये 19000 लेबर आर मैं यहाँ पे लूँगा, तो ₹15 पर लेबर आर मेरे पास आ जाएगा। अब इसकी बेसिस के ऊपर मुझे दो चीज़ें मालूम करनी है। टोटल ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड बाय ईच प्रोडक्ट। अब मैं लेबर आर की बेसिस के ऊपर भी आराम से मालूम कर सकता हूं। मेरे पास ये क्या चीज़ आ गई है, लेबर आर्स आ गए, और यहाँ पर मेरे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आर है। तो इन दोनों को अगर मैं 15 रुपये यहाँ पर लिखूं तो मेरे क्या हो जाएगा, अल्फा के एब्जॉर्ब्ड आ जाएंगे खर्चे 75,000 और 2,10,000। इसको मैं कह देता हूँ ये सी है, इसको कह देता हूँ डी है। सी इंटू डी करूँगा तो मेरे एफओएच क्या आ जाएगा, एफओएच एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा। क्या मेरा क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है या नहीं हुआ? मेरा क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ। रीज़न, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट पर यूनिट ओवरहेड, पर यूनिट ओवरहेड मांगे हैं। यहां पर मेरे पास ओवरहेड पर लेबर आर है। अब बड़ा ही आसान तरीका है, मुझे चाहिए क्या,
ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट चाहिए आपको। मेरे पास अवेलेबल क्या है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आर अवेलेबल है। मुझे ये पर यूनिट बनाने के लिए यहां पर यूनिट्स चाहिए, तो टॉप पर क्या ले आएंगे, लेबर आर ले आएंगे, ये आपस में कट जाएगा, अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। इस तरीके का काम हो सकता है हमें कभी डिवीजन भी करनी पड़ जाए, तो इस तरीके से जब कभी फंस जाएं तो इस तरीके से सोच लें। तो मेरे पास 15 है और ये भी मौजूद है जो मुझे चाहिए, लेबर आर पर यूनिट है, ओवर पर लेबर आर है। इसका मतलब है बी इंटू डी करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट इज इक्वल टू बी इंटू डी। 15 ज़रब 1 15, 15 ज़रब 2 30 रुपए, और ये होगा पर यूनिट, पर यूनिट। अब बच्चों हमारे पास आ गया सेम क्वेश्चन with some more data or require calculate per unit overhead absorbed using activity based cost। यहां तक डाटा सेम है, 285 है, और 285 की बाइफर्केशन मुझे मिल गई है 3 हिस्सों में, कि मेरी मशीन एक्टिविटी है, मेरी प्रोडक्शन रन सेटअप है, और मेरे ऑर्डर्स हैंडल्ड हैं। अब इनको हमें किस में करना है, अल्फा और बीटा में, क्योंकि कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेट पर यूनिट ओवरहेड एब्जॉर्ब यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और पर यूनिट है तो इनका अलग अलग से मालूम करना पड़ेगा। मैं टोटल मालूम करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, वंस अगेन उसी तरह से शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे, करना आपको यही वाला तरीका कार है। आप एक और तरीके से भी मालूम कर सकते थे, 75,000 तकसीम 5 करते तो भी आंसर आ जाना था, एक 2,10,000 तकसीम 7,000 करते तो भी ये वाला आंसर आ जाना था। जैसे मर्जी कर दें, एग्जामिनर को आंसर चाहिए और सही वाला आंसर चाहिए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, यही क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो चुका हुआ है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मेरे दो चीजें हैं, एक है अल्फा, एक है बीटा, और मेरे अब खर्चे आ रहे हैं। कौन कौन से, मशीन एक्टिविटी है, प्रोडक्शन रन है, ऑर्डर हैंडलिंग है। मशीन एक्टिविटी, मशीन एक्टिविटी है, ऑर्डर हैंडल्ड है, और तीसरी चीज है प्रोडक्शन रन सेटअप। पहले प्रोडक्शन रन तरतीब से लिखना चाहिए, प्रोडक्शन रन सेटअप्स हैं, और तीसरा है ऑर्डर हैंडल्ड। अब आपको चाहिए यहां पर कॉस्ट ड्राइवर। एक्टिविटीज आ गई, कॉस्ट ड्राइवर सोचना पड़ेगा मशीन एक्टिविटी के लिए विच वन इज द बेस्ट कॉस्ट ड्राइवर। मशीन आवर्स है। यहां पर लिखते हुए एक चीज का ख्याल रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो है कि आपने लिखना है टोटल मशीन आवर, बस टोटल का वर्ड लिख लीजिएगा साथ, तो फिर गलत नहीं होगा, फिर आप पर यूनिट के ऊपर नहीं खेलेंगे। प्रोडक्शन रन सेटअप्स, टोटल सेटअप्स, सेटअप्स आ रहे हैं क्वेश्चन में। ऑर्डर्ड हैंडल्ड में ऑर्डर्ड हैंडल्ड इन द पीरियड, यहां पर ऑर्डर हैंडल्ड आ जाएगा। खर्चे कौन कौन से हैं,
टोटल खर्चे हम यहाँ पर लिख देते हैं, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अल्फा और बीटा में बांट देते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में हम क्या करते हैं, पोर्शनमेंट करते हैं, डिपार्टमेंट में खर्चे बांटते हैं। रेशियोज कैलकुलेट करेंगे और रेशियोज की बुनियाद पर क्या करेंगे, यहाँ पर पोर्शनमेंट हो जाएगी और खर्चे ट्रांसफर हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स हों या डिपार्टमेंट्स हों, हमें क्या फर्क पड़ता है। 2, 20, 20 और 45 ये खर्चे हैं, 2,20,000, 45,000 है, दूसरा 20,000 है, 20,000 एंड 45,000, ये हमें बांटना है। सबसे पहले देखना है कौन से वाले चीजें आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्टली टोटल अवेलेबल की हुई हैं। क्या सेटअप इन द पीरियड टोटल अवेलेबल है, क्या ऑर्डर हैंडल इन द पीरियड टोटल अवेलेबल है। यस, 10:40 इज इक्वल टू 50, 10:40 ऑर्डर हैंडल, सही जगह पर चीज लिखनी है, सही लिख रहा हूं ना मैं। सेटअप हाँ, 10:40 इज इक्वल टू 50। दूसरा ऑर्डर हैंडल 15:60, 15:60 इज इक्वल टू 75। तीसरी चीज हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। मशीन आर के ऊपर अब काम करना है। हम लोग क्या करते हैं, समटाइम्स हम चीज भी लिख लिया है फिर भी टॉप से शुरू करेंगे, जो आसान चीज है पहले वो किया करें, उसके मार्क्स अचीव कर लें, बाद में मुश्किल चीज होती रहेगी। हमेशा इस तरीके से परफॉर्म करें। अब 5 और 3 7 और यहां पर ही आपने फॉर्मेट बनाया है, ऊपर दूसरा फॉर्मेट होगा, यहां पर आप 5,000 और 7,000 यूनिट्स लिखें, मशीन आर पर यूनिट्स लिखें, 3 और 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, A इंटू बी, मशीन आर्स 15,000 और 7,000। अब आप टोटल लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो यहां पर 15:7 इज इक्वल टू 22। अब एग्जामिनर को समझाना है कि मैं कहां से लेकर आ रहा हूं इसको, तो आप यहां पर लिखें ये सी है और मैं यहां पर लिख देता हूं कि मैं सी से लेकर आ रहा हूं। एग्जामिनर क्या करेगा, समझ जाएगा कि आप कहां से वर्किंग करके इस रेशो को बना रहे हैं। बेहतर है। फायदा क्या, यहां पर तो एक बड़े अच्छे अंदाज में काम हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर, अगर हमने कीची मीचियां मारनी है तो फायदा कोई नहीं होना, एग्जामिनर को भी नहीं समझ लगनी, हमें भी नहीं लगनी है बाद में। और अगली बात, वर्किंग पूछा गया कि वर्किंग लाजमी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। उसकी रीजन ये है, क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं यहां पर यहां तक तो ठीक कर गया, यहां से यहां पर लिखते हुए गलती कर गया, या यहां से यहां पर लिखते हुए मैंने 23 लिख दिया, इज इट पॉसिबल जल्दी के अंदर। तो अगर मैंने ये क्रॉस रेफर भी कर दिया है और मुझसे गलती हो भी गई है, तो भी एग्जामिनर क्या करेगा, मुझे मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर मैंने वर्किंग ही नहीं की हुई, मैंने यहां पर गलत चीज लिख दी है, अब एग्जामिनर कहां से जानेगा कि मैंने किया क्या है, मैंने काम सही किया भी है कि नहीं किया। तो एग्जामिनर को आप क्रॉस रेफरेंस अच्छा अपना कर लें। हम लिख रहे होते हैं क्रॉस रेफर करते हुए वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, वर्किंग 4, उसको आसान कर दें। एग्जामिनर को भी बताओ यार आसान तरीका कार है, ABC में लिख दो, क्रॉस कर दो, आपकी अपने लिए भी आसानी होगी, एग्जामिनर के लिए भी आसानी होगी। जिस जगह से आप पिक कर रहे हैं वो चीज आपने लिख दी। अब आपका काम क्या हो चुका हुआ है, बिल्कुल उस पैटर्न पर आ गया हुआ है जिस पैटर्न के ऊपर क्या है, हमारा FOH हमने बनाया है, फैक्ट्री ओवरहेड बनाया है। तो ये कुछ भी नहीं है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, नथिंग, इट्स जस्ट लाइक एन FOH। चलें अब इसको बांट दें, फिर हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। 2 20 तक़सीम 22, ये 15, 1,50,000 बनता है,
और ये 70,000 बनता है। कितना अच्छा एग्जामिनर है हमारा कि 220 तकसीम 22 एग्जैक्टली सेम वही चीज़ बन रही है। 20 तकसीम 50 क्या आंसर आया? रेशो से 4,000 और 16,000 और 45,000 को इस रेशो में बांटा तो 9,000 36,000 और टोटल हो जाएगा सही वाला बताना बेटा, 1,63 और 1,22। क्या मेरे टोटल FOH आ चुके हैं अल्फा और बीटा के, और मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट है कि पर यूनिट ओवरहेड भी बताओ, और फिर हम कंपेयर भी करेंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा, ऑलरेडी यूनिट्स हैं, ऑलरेडी यूनिट्स लिखे हुए हैं। अब जो सा बंदा यहां पर दोबारा से यूनिट्स लिखेगा और फिर काम करेगा, वो मेरे नज़दीक क्या होगा, वो टाइम कंज्यूम कर रहा होगा। यहां पर आए, इसको कोई नाम दें J, और यहां पर कहें J डिवाइड बाय A FOH पर यूनिट। दिस इज द टाइम सेविंग टेक्निक। और जस्ट आंसर लिखें 1,63 तकसीम, यार ये सही जगह पे तो नहीं लिखे थे, अल्फा बीटा। वैसे आपको इसी कॉलम में लेके आना चाहिए था। चलें, बहरहाल गलती हो गई है तो फिर क्या करें, हेडिंग बना दी है। कितना होगा जी? 32.6 एंड 17.43। अब हमें कंपेयर करना है 17 को 30 से। ज्यादा बेहतर कौन सी चीज है, ज्यादा बेहतर बाइफर्केशन कौन सी हुई है? एक्टिविटीज की बेसिस के ऊपर ये ज्यादा एक्यूरेट चीज है। और इधर अगर देखें तो 15 रुपए पर यूनिट, और इधर चले जाएं तो 32.6 पर यूनिट। तो ज्यादा बेहतर क्या है? हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, बाइफर्केशन करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में खर्चे बांटते हैं। होप सो आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कुछ समझ लग गई होगी, और कुछ कॉन्फिडेंस भी क्या हो गया होगा कि ये तो है ही कुछ नहीं, ये तो बायां हाथ की खेल है। और ये भी हो सकता है आप कहें कि यार हमें तो ऐसे पता नहीं हमने क्या पढ़ाया था, क्या नहीं पढ़ा था, बुक्स में क्या लिखा हुआ है। और बुक्स में एक और चीज़, बुक्स में क्या हुआ होता है, बुक्स में यहाँ पर एक इजाफी वर्किंग्स की जाती है, और कई लोग करवाते भी हैं। पहले बनवाया जाता है पर कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर मींस 2,20,000 का खर्चा है, और 22,000 कितने आए, 22,000 हमारे आए हैं मशीन आवर्स। तो 2,20,000 तकसीम 22,000 इज इक्वल टू ₹10 पर मशीन आवर। ये कैलकुलेट करते हैं, फिर इसको अलहदा से यहाँ पर बांटते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारा टाइम खाम खा का एक इजाफी कंज्यूम होता है। ये जस्ट लाइक अगर हमने निकालना भी हो तो ये जस्ट लाइक क्या FOH का रेट ही है, जैसे हम ये वाला रेट निकालते हैं। लेकिन हमें वहाँ पर भी इसके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी बांटते हुए, एज सच यहाँ पर भी एज सच ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर रेशो में आप निकाल सकते हैं तो रेशो में खुद ब खुद आपने वो वाला चीज़ हिडन करके काम कर दिया हुआ है, और एग्जामिनर को बता दिया मैंने इस तरीके से इसको बांटा है, इस रेशो में बांटा हुआ है। दैट इज मोर देन एनफ वर्किंग।
ये मैंने क्वेश्चन कहाँ से लिया है? ये मैंने एक फोन बुक थी उधर से बनाया था और बाद में पता चला सेम यही वाला क्वेश्चन आई थिंक सो आई कैप मैंने भी उठाया हुआ था। आई थिंक सो ये वाला एक क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक आई कैप की बुक वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल करवाऊंगा, फिर मैं आपको इसकी बेसिस के ऊपर एक पास पेपर करवाऊंगा। वो कहेंगे कि पास पेपर तो रेप्लिका है इस क्वेश्चन का। सिर्फ मैं आपके साथ ये वाला क्वेश्चन करते हुए पढ़ते हुए मैं कुछ चीज़ें काट दूंगा इस क्वेश्चन में से कि एग्जामिनेशन के अंदर वो नहीं देनी चाहिए जेन्युइनली, वो हमें खुद कैलकुलेशन में लेकर आनी चाहिए। ठीक हो गया? तो ये स्टडी टेक्स्ट की एक कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 3 है, जिसे हमने क्या करना है, अपने अंदाज में सॉल्व कर देना है। फिर अगर आप जाकर देखेंगे स्टडी टेक्स्ट को, आप कहेंगे ये वाला वे आउट इतना सा है और वो वाला वे आउट अच्छा खासा लेंथी है। चलें क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर मैं दरमियान में इस क्वेश्चन को कट कर दूंगा कि यहाँ पर ये वाली इंफॉर्मेशन हमने कंसिडर करना है कि हमें गिवन नहीं है। JAM Enterprises engage in the manufacturing of fishing equipment for fishing industry since a decade. Recently, some of other manufacturers newly entered in the same business में वो एंटर हो गए हैं। Of JAM Enterprises, पहले मोनोपोली थी, अब क्या हो गया, कंपटीशन शुरू हो गया और ऐसा शदीद किस्म का कंपटीशन शुरू हो गया कि अब इसको प्राइसेस को क्या करना है, देखना है कि मैं अब क्या प्राइसेस चार्ज करूं। JAM Enterprises wants to offer best prices for the product as compared to competitor. JAM Enterprises change his costing approach to ABC. ये बताएं कि अगर मैं कोई कॉस्ट किसी तरीके से वर्कआउट कर दूं, इसकी कॉस्ट वर्कआउट कर ली हमने, तो क्या यही वाला क्वेश्चन कंबाइन किया जा सकता है टारगेट कॉस्टिंग के साथ? हाँ, क्या हुआ है, मैंने कॉस्ट वर्कआउट कर ली है तो इसके ऊपर मार्कअप मार्जिन लगाऊं तो क्या होगा, एक मेरी सेल प्राइस निकल आएगी, सेल प्राइस निकल आएगी, मेरे पास एक्सपेक्टेड सेल प्राइस होगी, कॉस्ट क्या, सारा कुछ निकल आएगा। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जहां जहां पर कॉस्ट है वहां पे टारगेट कॉस्टिंग आराम से इन्वेट की जा सकती है। मार्कअप मार्जिन अप्लाई करना है, नथिंग एल्स। ये डरा नहीं रहा मैं, हाँ, मैं आपको माइंड एक्टिविटी करवा रहा हूँ कि भाई जिधर मर्जी चले जाओ, चीज़ें हमारी CMA में क्या है, इधर से उधर उधर से उधर मिक्स आराम से की जा सकती हैं और हमें उसके लिए क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करने हैं, हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ही करेंगे। फ्रॉम ट्रेडिशनल फुल कॉस्टिंग अप्रोच, पहले FOH की अप्रोच चल रही थी, अब क्या करना है, ABC। The following budgeted information in relation to JAM Enterprises for the forthcoming period is as follows. Sales and production इतने 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 units, selling prices per unit इतने इतने, prime cost इतने इतने, machine hours per unit इतने, labor hour per unit इतने। मैं पढ़े जा रहा हूँ, रिक्वायरमेंट तो पढ़ी कोई नहीं है। करना क्या है जी, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट, मींस सेल्स में से खर्चों को माइनस करके लिखना है। सेल्स में से मटेरियल, लेबर और तीसरा खर्चा है ओवरहेड, और ओवरहेड किस पर आएगा, ABC पर आएगा, बस बाकी चीजें हमें मिल जाएंगी यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है जनाब, अब हम बाकी का क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं और मैं क्वेश्चन पढ़ते हुए दो चीज़ें करने लगा हूँ कट, कि हमें ये वाली चीज़ें क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। काट दिया ना,
ठीक है जी। मैं क्या पढ़ूंगा, मेरे पास कॉस्ट पूल दिया गया, खर्चों को बाइफरकेट करके दिया हुआ है ₹1000 में। मशीन सर्विस इतना, असेंबली सर्विस इतना, सेटअप इतने, ऑर्डर प्रोसेसिंग इतना, परचेजिंग का खर्चा इतना। और मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है प्रॉफिट स्टेटमेंट। प्रॉफिट स्टेटमेंट मींस मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो यहां से चीजें हैं वो पिक करनी है। क्वेश्चन में जो सा डाटा है वो लेना है। मटेरियल लेबर के ऊपर दिमाग जाना चाहिए। ठीक है, हमें क्वेश्चन में चीज दी हुई है प्राइम कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो हमारा तरीकाकार ये होना चाहिए कि उसने हमें कहा है प्रोडक्ट वाइज चीज बनाओ, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाइज 3 कॉलम जो उसने मुझे दिए हैं, मैं वो 3 कॉलम बनाऊंगा। एक टोटल का कॉलम अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए स्पेस आपने खाली रखनी है बस। 3 प्रोडक्ट्स हैं, JAM, JA&M। प्रॉफिट स्टेटमेंट, मुझे इसका मतलब है सेल्स चाहिए, सेल्स चाहिए जी। ठीक है, क्या सेल्स एंड प्रोडक्शन हमारे पास मौजूद है। अब यहां पर हमारे लिए बड़ी आसानी कर दी गई है। क्या ये पॉसिबिलिटी थी कि मुझे क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे देता, ठीक, और प्रोडक्शन दे देता, और फिर मुझे ले जाता कि भाई सेल खुद निकाल लो, सेल की क्वांटिटी और सेल की प्राइसेस वर्कआउट कर लो। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन उसने मेरे लिए आसानी की हुई है। क्या सेल्स में से क्वेश्चन के मुताबिक जो मुझे नजर आ रहा है प्राइम कॉस्ट मौजूद है, जिसमें डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यस, मैं इसमें से प्राइम कॉस्ट लेस कर दूंगा। नाउ दिस इज माय प्लानिंग, ये मेरा क्या है, प्लान है। और अच्छा प्लान आपने कर लिया तो समझे क्वेश्चन हो गया। और क्या चीज खर्चे में आती है, यही जो क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मुताबिक क्या है, क्या करना है आपको, लेस करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये बस लेस करना है तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये हमारा प्लान हो गया। अब आप ये भी कर सकते हैं कि लेफ्ट पेज के ऊपर खाली छोड़ दें कि यार मैं प्लानिंग करता रहूँगा बाद में और मैं ज़रा वर्किंग कर लूँ, लेकिन बेहतर ये है कि पहले आप क्या कर लें, आसान काम कर लें। क्या कर लें, आसान काम कर लें। क्वेश्चन का रॉ डाटा जो मेरे पास अवेलेबल है, कोशिश ये किया करें उस रॉ डाटे को एज इट इज उठाएं और अपने पास लिख दें। मैं अब प्रोडक्शन लिखने लगा हूं, 30,000, 20,000 और 10,000, और ये मुझे यहां पर आंसर करना है ₹1000 में, क्योंकि मुझे डाटा किस में दिया हुआ है, 1000 में दिया हुआ है। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ₹1000 में कर दूंगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मेरे पास क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है। अब मैंने ये कॉलम बनाया हुआ है, मैं उसी कॉलम के अंदर 30,000, 20,000 और 10,000 यूनिट्स मैंने लिख दी हैं। और क्या चीज है मेरे पास, सेल प्राइसेस हैं पर यूनिट। क्या मैं क्वांटिटी प्रोड्यूस को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी सेल की, यस। तो मैं क्या करूंगा, सेल प्राइस पर यूनिट लिख दूंगा, 4600, 9,600 एंड 7,400। कह सकता हूं मैं बड़े आराम से ए बी अगर मैं लिखूं तो ये जनाब ए इंटू बी हो जाएगा। मेरी वर्किंग भी कंप्लीट है, 100% है, और मेरा टाइम भी क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। अब जरा कैलकुलेट करें क्या बनता है,
4600 इंटू 30 करना है सिर्फ आपने, ताकि ₹1000 में लिखा जाए। 1,38,000 20 इंटू 9600 192,000 10,000 ज़रब 7400 74,000। ये तीन चीजें आपने लिखी गई। आपका एक चीज फिल इन होगी, मींस आपने इसके मार्क्स अचीव कर लिए हैं। और अगली चीज आपने फॉर्मेट बना दिया कि आप किस तरीके से काम करेंगे, तो आपने यहां तक की जो जितनी भी बातें थी उनके मार्क्स अचीव कर चुके हैं। हाँ, आगे वर्किंग से जो जो मार्क्स होंगे वो रहेंगे बस। क्या मेरे पास प्राइम कॉस्ट भी है? 3100, 8300, 6400, 3100, 8300 और 6400। इसको मैं कहता हूं भाई तुम सी हो, और ये आपकी आ गई प्राइम कॉस्ट पर यूनिट। ये पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ए इंटू सी करूंगा तो क्या ये भी आ जाएगी? बना दें फिर। 3100 ज़रब 30 93,000 166,000 64,000। अब सीएमए में फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जरा डिफरेंट काम है। लाजमी नहीं है आप यहां पे ब्रैकेट्स अप्लाई करें, वो दूसरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमारी अपनी मजबूरियां होती हैं, उसकी प्रेजेंटेशन का भी हमें ख्याल करना होता है। यहां पर नहीं है। यहां पर मैं इसको कुछ बोल दूं कि भाई तुम हो x y और तुम z हो, और यहां पर x माइनस वाई माइनस z कर दूं, तो दैट इज मोर देन एनफ। कोई टेंशन नहीं है, कोई ब्रैकेट अप्लाई नहीं करनी, दिमाग में जरूर अप्लाई होनी है कि ये चीज लेस करनी है। ये चीज है, आप अप्लाई करना चाहें कर लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें आपने मेरे उसके ऊपर नहीं अभी चले जाना कि मैंने कह दिया तो अब आपने वो जो जिस तरीके के ऊपर आप चल रहे हैं उसको हट जाना है, लाजमी नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाएं, वो जरूर ये वाला अप्लाई करें, तरीकाकार ये जरूर अप्लाई करें। कितनी चीजें हो गई जी मेरे पीछे रह क्या गया? सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड रह गया, बाकी का क्वेश्चन तो मेरा हो चुका हुआ है। तो आसान मार्क्स तो अचीव कर लिए ना मैंने। कोई थोड़ा सा मुझे नहीं आता तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं आती और मैं कहता हूँ यार ये तो मुझे आती नहीं है, मैं तो बना ही सकता ही नहीं हूँ या बना सकती ही नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं होता। हम फेल अपनी वजह से होते हैं। क्वेश्चन में सारा काम हो सकता था, यहां तक आप पहुंच सकते थे अगर आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं भी आती तो, और मार्क्स अचीव किए जा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास डाटा है फैक्ट्री ओवरहेड का। अब मुझे क्या करना है? अल्फा बीटा वो जे ए और एम में चीज़ों को क्या करना है? बांटना है। और मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, ये वाली चीज़ नहीं अवेलेबल है। टोटल का डाटा जो है कॉस्ट ड्राइवर, इससे रिलेटेड मुझे खुद सोचने हैं। क्या करने हैं? मुझे खुद सोचने हैं। उसके सामने लिखे हुए वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पेपर में नहीं होगी। ये चीज़ हमें खुद सोचने का उसने कहना है। इस वजह से मैंने क्वेश्चन में से ये क्या चीज़ कर दी है? उड़ा दी है। चलें जनाब, अब इसका मतलब है मुझे ये वाले खर्चे बांटने हैं। तो मैं क्या अपना एक फॉर्मेट जो मैंने अपने लिए डिवाइस किया है जो कि ये वाला है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? यस, मैं कर सकता हूँ। यही वाला प्लानिंग, इसी के अंडर ही हम FOH की भी वर्किंग कर देते हैं। क्या होगा? मुझे बस यहाँ पर थोड़ा सा काम करना है। मुझे यहाँ पर टोटल के खर्चे यहाँ पर लिख लेने हैं, जो मैंने एक कॉलम खाली बचाया हुआ है, और यहाँ पर मुझे एक्टिविटीज़ लिख लेनी है और खर्चे लिख देने हैं। मशीन सर्विस पहली चीज़ है मेरी, मशीन सर्विस, और इसका खर्चा है 18,400। अब मैं सोचना शुरू करूंगा भाई मशीन सर्विस, फिर पहले लिख लेते हैं क्या क्या कुछ करना है। असेंबली सर्विस, फिर सोचते हैं कि क्या क्या कुछ किधर किधर आना चाहिए। असेंबली सर्विस। तीसरी चीज है जी सेटअप कॉस्ट,
फिर है हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग, और एक चीज है हमारी परचेजिंग। इससे रिलेटेड खर्चा उठाया, यहां पे लिखा 18,150 1200, 18,150 1200, और ये ₹1000 में है 7200, और परचेजिंग है हमारी 4004, ये हमने लिख दिया। अगला स्टेप मेरा है कि मुझे क्या करने हैं, मुझे खुद कॉस्ट ड्राइवर अपनी बेसिस ढूंढनी है, इसकी सोचना है। आसान चीज पहले करनी चाहिए, मुश्किल? आसान। क्वेश्चन में जो रेडीली टोटल वाली चीजें अवेलेबल हैं वो वाली पहले चूज भी करनी है। सोचना तो है सबके लिए। मशीन सर्विस क्वेश्चन के अंदर ये वाले कॉस्ट ड्राइवर तो 3 डायरेक्टली अवेलेबल हैं, तो हम सोचेंगे यार नंबर ऑफ सेटअप्स के ऊपर लग जाएगा, और ये रेडीली टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स अवेलेबल भी हैं, तो मैं दोनों चीजें इकट्ठी लिख देता हूं। सेटअप्स में आता हूं और इसकी कॉस्ट ड्राइवर हेडिंग बना लेता हूं और कहता हूं सेटअप्स, और वो भी टोटल, और मेरी रेशो भी बनी बनाई मिली है मुझे 70 100 और 80, 70 रेशो 100 रेशो 80 इज इक्वल टू 8 7 15 और 250 हो जाएगा। 100 70 80 250 हो गया, मैंने ये लिख दिया। और कस्टमर ऑर्डर्स, यहां पर हमारे कस्टमर ऑर्डर्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग कस्टमर ऑर्डर्स के ऊपर जाएगी, तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं, टोटल, और ये भी हमारे पास टोटल अवेलेबल आए हुए हैं, टोटल कस्टमर ऑर्डर्स। क्या मैं आराम से इसकी रेशो बना सकता हूं 48 45 67, आराम से 2 सिफर उड़ाएं और रेशो बना दें। और ये चीज मुझे ये भी नहीं करने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूं, कहीं पर वर्किंग के अंदर लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली यहां पे लिखो क्या मसला है। 48 45 48 45 और 67, 48 45 एंड 67 टोटल हो गया 160, ये भी गया। तो इसका मतलब है ये चीज बेस मिल गई, रेशियो मिल गई, तो समझे ये वाले खर्चे क्या हो गए। नंबर ऑफ सप्लायर ऑर्डर्स, सप्लायर ऑर्डर क्या परचेजिंग से रिलेट करते हैं? परचेजिंग, सप्लायर को ही ऑर्डर देंगे ना हम, तो ये परचेजिंग से लिंक सप्लायर ऑर्डर्स करते हैं। हम कहेंगे यस सप्लायर ऑर्डर। क्या ये भी टोटल नंबर्स में दिए गए हैं? यस, ये भी टोटल नंबर्स में दिए गए हैं, 18 22 और 16। सो इजी, 18 22 और 16, 18 22 और 16 56, ये भी हो गया। मशीन सर्विस, मशीन आर क्वेश्चन के अंदर नजर आने चाहिए मशीन से रिलेटेड चीज। क्या हमें मशीन आर्स, लेकिन ये टोटल नहीं गिवन की है, बी कॉन्फिडेंट, ये क्या है पर, ये नहीं लेने हमें टोटल वाले लेने हैं, तो हम लिख देंगे मशीन आर्स में टोटल मशीन आर्स, और इसकी अलग से वर्किंग परफॉर्म करेंगे। अच्छा, असेंबली सर्विसेज, असेंबली सर्विसेज के लिए कौन सी चीज यूज होगी? अब सोचें जरा, असेंबली में होता क्या है, चीजों को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? और जोड़ा मशीनों से नहीं जाता, वो नॉर्मली क्या होता है, बंदे ही जोड़ रहे होते हैं। जनरेटर आ जाएगा, अलग अलग पार्ट्स होंगे, तो उनको कौन जोड़ रहा होगा? बंदे ही जोड़ रहे होंगे, पाना शाना लेकर जोड़ रहे होंगे। बाइक बनती है, कैसे बनती है? लेबर बना रही होगी, उसका पहिया जोड़ने वाला काम कौन करता है? लेबर करता है। तो असेंबली सर्विसेज जोड़ना लॉजिकल है। अब हमने ये चीज पढ़ी थी पहले कहीं पे कि यार ये चीज कैसे है, कॉस्ट पूल में मौजूद थी,
ये मैंने शो किया था, नहीं किया था। लॉजिकल सोचना है कि यार क्या चीज बेस्ट बनती है। तो तीन तो चीजें मैं नीचे से यूज कर चुका हूं, वो नीचे वाली दोबारा से भी यूज हो सकती है। इधर से भी सोच सकते हैं आप कि यार मेरी परचेजिंग है, ये क्या सॉरी असेंबली है, क्या नंबर ऑफ सेटअप्स पे जाता है? नहीं यार, कस्टमर ऑर्डर, सप्लायर ऑर्डर नहीं बनती। या आप मशीन की तरफ चले जाएंगे या लेबर की तरफ चले जाएंगे, ज्यादा होगा क्या? कोई ये गलत ली जाएगी और तो कुछ नहीं ना होगा। तो वैसे लॉजिक मैंने आपको बता दी है। लेबर आर, टोटल लेबर आवर्स लिखना है। अब पूरे क्वेश्चन में फिर आपको काम कितना करना पड़ा है, इसके ऊपर बस काम करना पड़ना है। बाकी तो सारा कुछ रेडीली अवेलेबल है, डाटा इज अवेलेबल। तो अब इसके लिए हमें दूसरा पेज हम यूज कर लेते हैं और हमेशा कोशिश करें कि जिस फॉर्मेट पे आप काम कर रहे हैं ना, उसी तरीके से ही आप काम कर रहे हैं। दूसरे पेज के ऊपर अब आपको चाहिए क्या? टोटल मशीन आवर्स चाहिए, और आप जे, ए और एम इसी अंदाज से काम करें। अच्छा, तो 2.5, 5.5, 4.5, क्या मैं यहां कहीं पे भी कहीं काम कर रहा था? यस, काम कर रहा था। इज इट पॉसिबल कि मैं यहां कहीं पे ये डाटा लिख लूं? अगर पॉसिबल है तो यहां कहीं पे डाटा लिख ले, नहीं तो इधर आ जाए, नो प्रॉब्लम। मेरे पास लेबर आर पर यूनिट मुझे चाहिए और टोटल लेबर आर चाहिए एक। दूसरी चीज मुझे चाहिए मशीन आर पर यूनिट और टोटल मशीन आर। दूसरी चीज लेबर आर पर यूनिट क्वेश्चन में मौजूद है 2.5, 5.5 और 4.5। मशीन आर्स, मैंने मशीन आर्स पढ़े हैं तो मशीन आर्स में जाके लिख देना 2.5, 5.5 एंड 4.5। और लेबर आवर्स हैं 7.5, 3.5 एंड 3.5। 7.5, 3.5, 3.5। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना ना। ये कुछ लिखा हुआ है यहां पर, मैं कोई फार्मूला बना सकता हूं, इस जगह पर बना सकता हूं ना। तो मैं फार्मूला बना दूंगा, इसको कुछ नाम दे दूंगा। कहां तक एबीसी यूज कर ली है? सारी एबीसी पड़ी हुई है, सी तक यूज किया अभी आपने। इसको डी करेंगे और इसको बोल देंगे ए इंटू डी। इसको बोलेंगे ई है, इसको कहेंगे ए इंटू ई। कहानी खत्म, पूरी वर्किंग भी मौजूद है और काम भी मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब आपने जस्ट क्या करना है, आंसर लेना है। अब ये बताएं, क्या मैं अगर अभी से इसको राउंड ऑफ भी कर लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो रेशो चाहिए। क्या चाहिए? रेशो चाहिए। और अगर मैं यहां पर इसके साथ लिख देता हूं जी ये मेरा थाउजेंड्स में है लेबर आर, ये भी थाउजेंड्स में है, तो कुछ गलत होगा? कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 30 ज़रब 7.5 करूंगा। कितना हुआ? 225, 70, 35। ये मेरी रेशो तैयार हो गई है। लेबर आर की रेशो जो ही तैयार हुई, मैं आया और यहां पर लिखा 225 रेशो 70 रेशो 35 इज इक्वल टू 330। अब ये मैं चीज लेकर कहां से आया हूं, उसको भी क्रॉस रेफर अपने लिए कर दें कि इसको कोई नाम दे दें, यहां पर कोई नाम दे दें, या यही नाम यहां पर भी लिख दें। अगर मेरे पास स्पेस जरा सी कम हो गई है, आपके पास स्पेस फुल फ्लेज एम्पल अवेलेबल होगी, तो मैं कह सकता हूं ए इंटू डी से ही मैं ये चीज कैलकुलेट करके ले आया हूं। तो मैं यही वाला रेफर जो है वहां पे भी रेफरेंस दे दिया कि ये कैसे कैलकुलेट हुई है। एग्जामिनर को बस जस्ट बताना है कि आपने किया क्या है, वो अपने लिए भी होगा, एग्जामिनर के लिए भी होगा।
अगली चीज a इंटू ई 75, 30 इंटू 2.5 110 एंड 45। ये मेरे पास दूसरी आ गई 75, 110, 45, 75, 110 और 45 और टोटल कितना हो गया 230। और ये मैं कहाँ से लेकर आया हूँ बेटा जी, ये मैं कोई एक रेफरेंस दे दिया था मैंने जे का, और ये मैं जे से लेकर आया हूँ जी। सो सिंपल। क्या ये चीज अगर मैंने लिख ली है फिर पीछे कोई काम रह जाता है? इसके बाद कोई काम, एनीथिंग इन इट, जस्ट क्या आपने करना है 18,400 तकसीम 230 मल्टीप्लाई बाय 75 इधर लिख देना है 18,400। और ये कैलकुलेटर पे ऐसे होगा स्पीडीली काम, कैलकुलेटर का भी पता होना चाहिए। उधर देखिएगा जी कैलकुलेटर की तरफ, 18,400 तकसीम 230 मल्टीप्लाई बाय, पहला है 75, एंटर किया 6,000 आंसर आया। अब अगला एक और टेक्निक बता दूं आपको, 6,000 ये आपने यहां पर लिखा, आप अपने कैलकुलेटर से भी कोई काम करवा लिया करें काइंडली। क्या करवाया करें? कैलकुलेटर। क्या कैलकुलेटर इन सब चीजों का सम कर सकती है? खुद ही कर सकती है। टाइम सेविंग टेक्निक आनी चाहिए थोड़ी सी, मैं सिखा देता हूं एक टेक्निक। शिफ्ट 9 इक्वल टू करेंगे, मेमोरी क्लियर हो जाएगी। मेमोरी क्लियर करें, शिफ्ट 9 3 तो सब कुछ ही आउट हो जाएगा, सब कुछ नहीं आउट करना, अपनी सारी सेटिंग्स नहीं करनी। 2 में मेमोरी आउट है, इक्वल टू AC। ठीक है जी। अब मेमोरी सारी गायब हो चुकी हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मुझे 3 कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। मुझे क्या इनका टोटल भी लगा के ऊपर लेकर जाना है? यस, लेके जाना है। तो मैं एटलीस्ट ये वाला काम प्लानिंग करते हुए एक प्रोडक्ट का काम टोटलिंग में कैलकुलेटर से ही करवा सकता हूं। वो मैं सिखा देता हूं, आगे अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। पिछले स्टेप पर जाते हैं। 6,000 है और एक बटन है हमारे पास बेचारा मेमोरी प्लस का। ठीक है, और बाकी और भी मेमोरीज हैं। मेमोरी प्लस में सारी मेमोरीज ऐड होती रहेंगी। और दूसरे बटन है ABCDEF, ये भी मेमोरीज हैं। यू कैन सेव समथिंग इन इट आल्सो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब 6,000 आया है, मैंने क्या करना है, इसे मेमोरी प्लस में लिख देना है। ये मेमोरी प्लस में चला गया। किसमें क्या चला गया? मेमोरी प्लस में जा चुका हुआ है। यार ये 0 पे क्यों चला गया? 6,000 आना चाहिए था। इक्वल टू रिकॉल, मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ नहीं है। बैक जाऊंगा, इक्वल टू प्रेस करूंगा और अब करूंगा तो चला जाएगा। अच्छा जी, अब मैं अपने स्टेप्स के ऊपर वापस आता हूँ, पिछली जगह पे वापस आऊंगा। पिछले स्टेप पे मैंने 75 की जगह पर क्या करना है, 110 करना है। साथ साथ मैंने अपना कैलकुलेटर को भी 110 एंटर। अब ये 8800 है, इसको ना सेव कर दीजिएगा काइंडली। इनका टोटल नहीं करना हमें इनका टोटल करना है। मेमोरीज में ये जो कैलकुलेशन जाएंगी वो जाएंगी। इनको जल्दी करने के लिए आप यहां पर सेव कर सकते हैं, शिफ्ट स्टोर A। वजह ना करें, ये जल्दी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ही काम बस करना है, ज्यादा भी नहीं करना। आगे बढ़े जी। 110 की बजाय बाद में 110 की जगह पर 45 आ जाता है, बस एंटर। 3600 लिख देंगे। अगले स्टेप पे आएंगे, 18,150 तकसीम 330, 18,150 तकसीम 330 मल्टीप्लाई बाय, क्या करना था हमें,
225 225 एंटर। क्या ये वो वाली चीज़ है जो मैंने इकट्ठी करनी है 12,375? ये वो वाली चीज़ है जो मैंने सोचा है कि यार ये मैं कैलकुलेटर से करवा लूँगा और मैं ये क्या करूँगा, इसे मेमोरी प्लस में फेंक दूंगा। अब एटलीस्ट जो मैं काम कर रहा हूँ वो करते हुए मेरे टोटलिंग एक की नहीं करनी पड़ेगी, बाकी दो की टोटलिंग करनी पड़ेगी। ये भी हो गया। और क्या चीज़ थी? 12,375। ठीक है, अब मैंने वापस आना है पिछले स्टेप पर और 225 की 225 की जगह पर 70 लिखना है। बाकी तो आप बता देंगे, मेरा ख्याल है कर लेंगे और समझ लग गई होगी आप लोगों को कि आप कैलकुलेटर से कम से कम एक कॉलम जो है क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं और कम से कम ये वाले टोटल के ऊपर आपको काम नहीं करना पड़ेगा। वो टाइम आप थोड़ा सा सेव कर सकते हैं, माइनस सा टाइम सेव होगा, लेकिन पेपर में इतना टाइम सेव हो जाए तो भी बहुत होता है। करते करते से दरिया बनता है। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा मेरी तरफ से क्या हो गया, मुकम्मल। ये टोटल आएगा, ये यहाँ पे लिखा जाएगा, ये माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा। नमाज की ब्रेक करते हैं और फिर वापस आते हैं। ले जी बच्चों, अब एक अदद क्वेश्चन जो कि मॉड्यूल एफ के लेवल के ऊपर टेस्ट हुआ था, ज़रा गौर से इसको देखते हैं। अपना जो रिसेंटली हमने क्वेश्चन किया उसको कंपैरिजन में। सेल्स इन प्रोडक्शन 3 प्रोडक्ट्स, सेलिंग प्राइस, प्राइम कॉस्ट, मशीन डिपार्टमेंट के मशीन आर पर यूनिट, असेंबली डिपार्टमेंट डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट, recovery of overheads allocated and apportioned to machine and assembly department including service cost center is to be made at the following rates. Machining department 120 per machine hour, assembly department 8.25 per direct labor hour. The details of overhead for the year are as follows: machining service, assembly, setup cost, order processing, purchasing और उसके खर्चे। You have also been provided with the following estimates: number of setups, number of orders to supplier. क्या रेप्लिका चीज आ रही है? कुछ कितनी चेंज है? रिक्वायरमेंट थोड़ी सी देख लेनी चाहिए। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर product wise income statement using absorption costing and activity based costing। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वो रफली 8, 9, 10 मार्क्स का बनता था। अब ये वाला क्वेश्चन 19 मार्क्स का है। जब पूछा गया था आपको अगर यही वाला क्वेश्चन दिया जाए तो 15, 17, 18, 19 मार्क्स तक इससे आसान करके, ये वैसे मुश्किल है भला, जो हमने कर लिया उसके बाद क्या ये मुश्किल है? क्या ये सारी चीज सेम है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करना पड़ेगा? सेल लेस प्राइम कॉस्ट लेस एफओएच किस बेसिस के ऊपर लेकर आने पड़ेंगे? एबीसी कॉस्टिंग। अब एबीसी के बजाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेस के ऊपर लेकर आने पड़ेंगे। और उसमें उसने कहा है कि मैं मशीनिंग डिपार्टमेंट 120 पर मशीन आर और असेंबली डिपार्टमेंट 8.25 पर डायरेक्ट लेबर आर, 2 किस्म के खर्चे बता दिए। तो एब्जॉर्प्शन में बस आपके 2 खर्चे आ जाएंगे एंड नथिंग एल्स, एक लेबर आर की बेसिस पर और एक मशीन डिपार्टमेंट की बेसिस पर। जो मशीन डिपार्टमेंट के खर्चे और असेंबली डिपार्टमेंट के दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, उन 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे बांटने हैं प्रोडक्ट्स में। वही वाला काम जो हम एफओएच के अंदर करते होते हैं कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट का एक रेट निकल कर आ जाता है
डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाता है। अब उसको क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट्स में बांट देते हैं। ये बस वो वाला काम दिया हुआ है। मैं ये क्वेश्चन करवा नहीं रहा, टाइम इज शॉर्ट, लेकिन मैं क्वेश्चन को डिस्कस जरूर कर देता हूं, खास तौर पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या चीज में मुश्किल होगी? सेल में कोई मुश्किल नहीं, सेम वही पैटर्न। प्राइम कॉस्ट में कोई मुश्किल। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स में मुझे मशीन डिपार्टमेंट में जिस बेसिस पर कहा है मुझे वो वाली बेसिस लेनी है। मशीन आवर्स मुझे चाहिए, मशीन आवर्स ऑफ द प्रोडक्ट। क्या मेरे पास मशीन आवर ऑफ द प्रोडक्ट के लिए क्वेश्चन में डाटा अवेलेबल है? यहां पर क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूं कि 50,000 ज़रब 2 करूं तो मेरे टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे, जो कि मुझे कहां पर भी चाहिए, एबीसी में भी चाहिए, और वही चीज हमारी कहां पे भी यूज हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन में भी यूज हो जाएगी। 40,000 ज़रब 5 2 लाख, 30,000 ज़रब 4 1,20,000, और आंसर ₹1000 में करना है तो उनको बेशक आप 1000 में लिख दीजिएगा, और जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, नथिंग एल्स। ये वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है जो हमने परफॉर्म कर लिया, उसका एक रेप्लिका क्वेश्चन है। एटलीस्ट एबीसी तो कॉस्टिंग एग्जैक्ट रेप्लिका है कि नहीं है? इवन हेड्स तक चेंज नहीं हुए। तो एग्जामिनर ने भी गालिबन जब बुक बनाई है तो उसने इसी क्वेश्चन को सामने रखा है, और उसमें से सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एरिया लिया है और क्वेश्चन बना दिया है वैल्यूज चेंज करके, एंड नथिंग एल्स। क्योंकि ये एक क्वेश्चन जब आपके पास अवेलेबल होता है तो आराम से होता है कॉपी, और होती है पेस्ट, और एक नया क्वेश्चन क्या हो जाता है, बन जाता है। जस्ट क्या करनी होती है, वैल्यूज चेंज करनी होती है। और इसी तरीके से ही आपको मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगर आपको एक एबीसी के साथ मिक्स कर देगा, कोई इस किस्म का क्वेश्चन बनाएगा, वो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बन सकता है। कोई नाम चेंज हो गए होंगे, कोई बेसिस चेंज हो गई होंगी, और कुछ भी चेंज एज सच नहीं होगा। तो आपका तरीकाकार 100% ये होगा। मैं थोड़ा सा काम करवा देता हूं आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसकी सिर्फ और सिर्फ एफओएच करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? एफओएच करवाऊंगा मैं, सेल और वो चीज नहीं करवाऊंगा। बाकी आप काम इंशाल्लाह खुद कर लेंगे इस क्वेश्चन का। तीन प्रोडक्ट्स हमारी, और नाम है डीवीडी, टीवी सेट्स और हाई-फाई। पहला सेल लेस, इसमें से प्राइम कॉस्ट लेस फैक्ट्री ओवरहेड, और मैं ये कर रहा हूं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेसिस पर। सेल और प्राइम कॉस्ट में कोई मसला नहीं है। मुझे कहा गया है 120 पर मशीन आर मशीनिंग डिपार्टमेंट की। इसका मतलब मेरा एफओएच 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक मशीन डिपार्टमेंट के एफओएच है और एक है असेंबली डिपार्टमेंट के। नथिंग एल्स। और ये किस बेसिस पर है? 120 पर मशीन आर। ठीक है जी। और आप कहीं पे वर्किंग कर रहे होंगे कि आपकी प्रोडक्शन कितनी है, 50, 40 और 30, 50,000, 40,000, 30,000, और आपके मशीन आवर्स कितने हैं? 2, 5 और 4 पर यूनिट। प्रोडक्शन मशीन आर पर यूनिट 2, 5, 4, 2, 5, 4
क्या मैं आराम से टोटल मशीन आवर्स बना सकता हूं? 1 लाख, 5 4 2 लाख और 1,20,000। यहां पे रुपीस 1000 में मुझे काम करना है और मुझे एक रेट दे दिया गया है 120 पर मशीन आर। तो क्या अगर मैं यहां पर इसको जे बोल देता हूं और मैं यहां पर लिख देता हूं जे इंटू 120 मशीन आर इंटू 120 पर मशीन आर। 100 इधर 1000 में काम करना है, ये टोटल में है। 100 इंटू 120, 100 इंटू 120, हाँ 12,000 आ जाएगा। 200 इंटू 120, 24,000 आ जाएगा। और 120 इंटू 120, 14,400 आ जाएगा। इसका मसला कोई पड़ा ही नहीं है। असेंबली डिपार्टमेंट में रेट मुझे दिया गया है 8.25 पर डायरेक्ट लेबर आर, 8.25 पर लेबर आर। अब मुझे टोटल लेबर आवर्स चाहिए होंगे, मैं यहां पर लेबर आर ढूंढूंगा, लेबर आर पर यूनिट, ए बी ए इंटू बी मशीन आर, लेबर आर पर यूनिट 732, 732 और मुझे टोटल लेबर आर चाहिए। क्या करेंगे जी? यहां पर सी दे दें, ए इंटू सी और इसको के का नाम दे दें। 50 × 7 3,50,000, 40 × 3 1,20,000, 30,000 × 2 60,000। अब यहां पर रुपीस 1000 में लिखने के लिए हम 8.25 को 350 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,888। 120 को 8.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मैं कहूंगा यहां पर के इंटू 8.25, कहानी खत्म। 120 ज़रब 8.25, 990। 60 ज़रब 8.25, 495 एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। बाकी वही सेल प्राइम कॉस्ट में कुछ भी नहीं है। या आपकी होगी क्या? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए प्रोडक्ट की स्टेटमेंट, प्रॉफिट स्टेटमेंट। और एबीसी कॉस्टिंग हमने सारी सीख ली है एज इट इज, जितना पिछला क्वेश्चन किया है सेम उसी स्टाइल में उतनी ही चीजें दी गई हैं और कुछ भी नहीं है। तो असल चीज ये है कि आप लोग स्टडी टेक्स्ट को भी ये देख लें जी, ये आंसर के अंदर ये 3 चीजें हमने कैलकुलेट की, बाकी चीजें तो कैलकुलेट होके आई और प्रॉफिट स्टेटमेंट आ जानी। एक्चुअल एक्टिविटी, हाँ लेबर आवर्स, जो सा रेट अवेलेबल होगा आपने ये देखना है। आपको रेट गिवन क्या है, आपको ₹8.5 पर लेबर आर अवेलेबल है। तो यू नीड लेबर आर, यहां से मल्टीप्लाई लेबर आर करेंगे, लेबर आर पर यूनिट। तो ये क्या, लेबर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू बन जाएगी। OAR तो निकाल कर दिया उसने, तो फिर निकालना पड़ेगा। फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए बजटेड लेना होता है, बजटेड होता है, बजटेड फिक्स्ड FOH डिवाइड बाय बजटेड लेबर आर, टोटल लेबर आवर्स देंगे। एस्टिमेशन कर रहे हैं ना हम फ्यूचर के बारे में एस्टिमेशन कर रहे हैं, नथिंग एल्स। हमें असल में प्रोडक्ट की
वैल्यू मालूम करनी होती है, प्रोडक्ट की एस्टिमेशन करनी होती है और बेस बनाना होता है। असल में सारी कहानी असल में सारी की सारी है ही टारगेट कॉस्टिंग की, कि आपको सेलिंग प्राइस क्या सेट करनी है। सेलिंग प्राइस सेट करने के लिए हमें फ्यूचर की एस्टिमेशन सारी की सारी देखनी होती है कि हमारे खर्चे कैसे कैसे होंगे, तो तभी हम ये बजट कर रहे होते हैं और फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका हो गया पूरे का पूरा। एक और क्वेश्चन है, ये भी आप कर लीजिएगा। इसके अंदर क्या हुआ है, ये भी सी फाइनल का ही आया हुआ है क्वेश्चन। डिटरमिन द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट XYZ। अब क्या कहा है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट XYZ अंडर सिंगल फैक्ट्री ओवर रेट मेथड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। होगा क्या, क्या आपका ये वाली सारी चीज जब आप बनाएंगे तो क्या टोटल कॉस्ट आ जाएगी? टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो कोई चीज मुश्किल वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन में हो सकता है चीजें ज्यादा होंगी, छुपी हुई चीजें क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो आई डोंट बिलीव इट सो कि आपको बहुत ज्यादा छुपी हुई चीजें हो सकता है ना ही दे, लेकिन छुपी हुई चीजों के अंदर भी आपको टोटल चीजों को फाइंड करना है, पर यूनिट को नहीं लेना। बस सिंप्लिसिटी, बस ये चीज याद रखें, आपका क्वेश्चन हो जाएगा इंशाल्लाह। एक और चीज लाजमी तौर पर करें, स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल्स को ना खाली जाने दें। और दुनिया जहान की जितनी भी बुक्स हैं इंक्लूडिंग माय बुक्स, मेरी बुक के अंदर तो खैर स्टडी टेक्स्ट ही एग्जाम्पल है प्लस पास पेपर्स हैं, ये दो चीज़ें ही हैं मेरी बुक के अंदर। मैंने कोई अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत कम रखे हैं, क्योंकि मेरा जो माइंड सेट है वो ये है कि जो एग्जामिनर ने चीज़ पूछनी है ना, वो दो जगहों से हमें हासिल होनी है। एग्जामिनर की अंडरस्टैंडिंग दो जगहों से हासिल होनी है, एक उसकी अपनी बुक और दूसरे पास पेपर। हम ACCA उठा लें, हम क्या नाम है ICAW उठा लें, वो वाले चीज़ें हमारे लिए उतनी रेलेवेंट नहीं होती जितनी हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन के पास पेपर रेलेवेंट होते हैं। हाँ, मदद दे सकते हैं, उनकी बेसिक, उनके काम बड़े सीधे सीधे से होते हैं, हमारे काम छुपे हुए होते हैं। फ़र्क ये होता है, हमें सीधे सीधे से तरीके से देने की आदत नहीं है एग्जामिनर को क्वेश्चन, थोड़ा चीज़ घुमा फिरा के देने की आदत है। तो बहरहाल जो स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चन है वो लाजमी तौर पर पढ़ लें, एटलीस्ट करने नहीं भी है तो एटलीस्ट पढ़े हुए हों, उसका कॉन्सेप्ट लिया हो। आज के लिए इतना ही बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट डे मुलाकात होगी। जी, जारी सी बात है, अब जिस हद तक मैं रिवीजन करवा सकता था वो मैंने करवा दी है। या तो मुझसे पूरा फुल फ्लैज पढ़ते तो फिर मैं इसके 4-5 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, या बेटा आपके लेवल पर नहीं आएगा। आई डोंट बिलीव इट सो। जो स्टडी टेक्स्ट का लेवल है ना, उसके अंदर से जैसी मैंने चीज़ उड़ा दी है ना, तो तकरीबन वो वाली चीज़ आएगी। स्टडी टेक्स्ट की लाजमी तौर पर एग्जाम्पल्स हुई होनी चाहिए, और कुछ मेरे ख्याल में ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है या कुछ इस तरीके का बन जाएगा। क्या है, टोटल बनाने के बाद एक डिवाइड कर दोगे, पर यूनिट आ जाएगा। कॉस्टिंग, इसके अंदर कॉस्टिंग पूछ रहा है ना, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पूछ रहा है, मींस ये वाले सारे खर्चे इकट्ठे करो और इसको मैं यूनिट्स पर डिवाइड कर दूंगा तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। वही वाला क्वेश्चन, पुराने वाला क्वेश्चन उठाएं, उसको पास पर यूनिट के ऊपर ले जाओ, तो फिर खर्चों को डिवाइड कर दोगे पर यूनिट पे, और तो कुछ नहीं है। इधर से उधर या प्रॉफिट स्टेटमेंट है या ये वाली चीज़ आ जाती है, अदरवाइज तो और ऐसा कुछ भी नहीं बनता। आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन इस तरीके का देगा, लेकिन यस इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और क्या नाम था, ABC कॉस्टिंग का मिक्स क्वेश्चन बना सकता है। जी, कल कौन सा टॉपिक करना है? कल इन्वेंट्री वैल्यूएशन,
नेक्स्ट डे इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी, हमारा पहला ग्रेड जो है वो सिक्योर हो जाएगा। पहले ग्रेड के अंदर आपको FOH करवा दी, आपको मार्जिनल एब्जॉर्प्शन करवा दिया, आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करवा दी। अब मेजर एरिया वहां पर रह जाता है इन्वेंट्री और लेबर। तो इन्वेंट्री के ऊपर पूरा दिन लगाएंगे, उसके कुछ निटिग्रिटीज, उसके कुछ शॉर्टकट सीखेंगे, और फिर रह जाएगी लेबर। वो बाद में कहीं पे जाके दरमियान में कोई एक आधा पौना घंटा लगा के उसको भी देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। हाँ हाँ, कल संडे है, खुद पढ़ना है। नहीं, संडे को नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह।